नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 खबर 2 बजे के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। खबरों पर नजर डालते हैं। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति की शुरुआत तत्कालीन बस्तर रेंज IG SRP कल्लूरी ने की थी। उनकी मल्टी प्रॉन स्ट्रैटेजी की वजह से सैकड़ों की तादाद में माओवादी समर्थकों ने सरेंडर भी किया। इनमें से ज्यादातर लोगों को सहयोग के लिए बतौर सहायक आरक्षक या फिर गोपनीय सैनिक पुलिस के साथ शामिल कर लिया गया था। अब इन गोपनीय सैनिक का भविष्य अधर में लटक गया है। जी हां, अब ऐसे में माओवादियों से बगावत के बाद उनके सामने सवाल ये खड़ा हो गया है कि जाएं तो जाएं कहां। साल 2014 से 2017 के बीच बड़े पैमाने पर ग्रामीण नक्सलवाद का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में इस उम्मीद से लौटकर आए थे कि वे अब अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर पाएंगे। उन्हें सरेंडर करने के लिए तमाम तरह की मदद का ऐलान किया गया था। हालांकि ज्यादातर को तत्काल 10,000 की सहायता राशि और दूसरी सुविधाएं मिली भी, जिसके बाद सिलसिलेवार सरेंडर पिछले कुछ सालों में बस्तर के लोगों ने देखा। कैडर को सरेंडर करवाने के साथ साथ पुलिस ने कथित तौर पर मल्टी स्ट्रेटजी का हवाला देते हुए लोगों को बसाने, नौकरी देने और नाम के मुताबिक पुनर्वास का लाभ देने की बात कही थी, पर हुआ कुछ नहीं। कलूरी था उस समय हम लोग समर्पण किए हैं। जो हम लोग रोज जो हम लोग को पुलिस वाले लोग हम लोग को मारने जा रहे थे। हम लोग को परिवार के साथ हम लोग काम कर रहे, मतलब परिवार के साथ हम लोग रह रहे थे, लेकिन उस नक्सली के साथ हम लोग घूमते थे। तो बाद में हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग घटना मर जाएंगे बोल के हम लोग फिर आके समर्पण किए हैं। इनमें से जिन लोगों को गोपनीय सैनिक के तौर पर रखा गया था उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया है। शबनम उर्फ फगनी मांडवी भी 5 लाख की इनामी थी। साल 2016 में नारायणपुर इलाके में डिवीजन एरिया कमेटी की सदस्य थी और अब उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। नक्सल संगठन से फगनी के नीचे पद से आए ज्यादातर लोग पुनर्वास की क्राइटेरिया में ही नहीं आते थे। 10 से 12 नक्सली ही इस दायरे में आए, जबकि और बाकी बच्चे पुलिस के उस झांसे का शिकार हो गए जिसके भरोसे उन्होंने गाँव छोड़ा था। अब इन लोगों के पास जीविकोपार्जन एक बड़ी चुनौती है। 2005 से नक्सली संगठन में शामिल हुई थी, बचपन से ही। इसके बाद फिर पेपर ये सब पढ़ के ये काम ठीक नहीं है सोचकर मैं फिर इधर आने से अच्छा होगा बोल के सरेंडर की हूँ। मैं कल्लूरी साहब के सामने की थी यहीं जगदलपुर में। तो मैं डिकेट जैसी स्टाफ के साथ घूमती थी। वो कहाँ जाता था वो स्टाफ, वहाँ जाते थे। वहाँ पर मेरा डॉक्टर का काम था और नए लोग जो भर्ती होते हैं अपने मतलब वहाँ यूनिट में आते हैं उन लोगों को मैं पढ़ाना भी सिखाती थी। आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं 7वीं तक पढ़ी थी। इनमें से कई नक्सलियों पर लाखों का इनाम भी घोषित था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार जिसे जो प्रावधान है उसका लाभ दिया जाना है। पुराने अधिकारियों की मौजूदगी तक तो बहुत से लोगों का काम चलता रहा। 10,000 की प्रोत्साहन राशि के अलावा रहने और दूसरे ठिकानों की व्यवस्था भी होती रही। पर इसके बाद इन गोपनीय सैनिक पर पनाई है। वो माओवादियों से बगावत कर अब इनमें से ज्यादातर लोग गाँव वापस जाने की हालत में ही नहीं है। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। तो अभी आपने सुना कि सरेंडर किए गए नक्सलियों का दर्द क्या है और वो किस तरह से छलक रहा है। तो आइए एक बार फिर आपको हम दिखाते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि नक्सलियों ने सरेंडर किया था। तो हम आपको बता दें कि नक्सलियों ने क्यों सरेंडर किया था। बस्तर में 2014-17 के बीच बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने सरेंडर किया। तत्काल 10,000 की सहायता राशि का वादा सरकार ने किया था। नौकरी और पुनर्वास का लाभ देने का भी वादा किया गया था। कई सरेंडर नक्सलियों को गोपनीय सैनिक के तौर पर रखा गया। अब इनमें से कई को नौकरी से निकाल दिया गया है। 3 साल में सरेंडर का आंकड़ा 2090 के आसपास है। तो अभी आपने ये भी जाना कि नक्सलियों ने सरेंडर क्यों किया था और सरकार ने उनके सरेंडर के लिए क्या क्या वादे किए थे। इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश। ये सरकार की कैसी नीति है? एक बार झांसा देकर झांसा ही कहेंगे कि सरकार उन्हें सरेंडर करवाती है, उसके बाद अब नौकरी से निकाल रही है। वजह क्या है? वजह कुछ बताया है सरकार ने कि इसके पीछे की वजह क्या है नौकरी से निकालने की?
देखिए, क्योंकि ये गोपनीय सैनिक कोई पद नहीं होता, लिहाजा सीधी तौर पर कोई भी अधिकारी इस पर कोई भी कमेंट देने से बच रहा है। और आमतौर पर ये मुखबिर, बतौर एक मुखबिर की तरह इनको पेमेंट होता है या पैसे दिए जाते हैं। तो जिस वक्त ये स्ट्रैटेजी बनाई गई थी 2015 के बाद से, लगातार जब नई नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत ये कोशिश थी कि जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जाकर माओवादी समर्पण कर रहे हैं, उसी तर्ज पर बस्तर के माओवादी इस इलाके में आत्मसमर्पण करें, क्योंकि बेस बस्तर है। लिहाजा अगर निचला कैडर सरेंडर कर जाएगा तो बुनियादी जो पकड़ है माओवादियों की या जमीनी पकड़ है वो कमज़ोर होगी। और इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए आत्मसमर्पण के प्रावधान किए गए और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। प्रशासन की तरफ से 10,000 रुपये की तत्काल राहत राशि थी। पर हुआ ये कि इस पुनर्वास नीति में जो नियम थे, जिसके अनुसार नक्सलियों को कैडर के अनुसार जो रकम मिलती है आत्मसमर्पण के लिए, उस कैडर के ज़्यादातर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि इसकी बजाय जो संगम या निचले स्तर के काफ़ी बहुसंख्यक जो लोग होते हैं शामिल, जो कैडर के जो उस इलाके में दबदबा बनाए रखते हैं, फिर LOS में हो, LGS में हो, या फिर जो लोकल एरिया कमेटी के सदस्य होते हैं, उनका आत्मसमर्पण कराया गया। लेकिन जब पुनर्वास नीति में इनके मामलों का परीक्षण किया गया तो उसमें ये लोग कहीं भी उस पुनर्वास नीति के लाभार्थी नहीं साबित हुए। तत्काल क्योंकि ये लोग आत्मसमर्पण कर चुके थे और ये घर वापस नहीं लौट सकते थे, लिहाजा कुछ लोगों को गोपनीय सैनिक, कुछ लोगों को कई मुठभेड़ों में के लिए या नक्सलियों की ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे ही इनकी उपयोगिता ख़त्म हुई तो उसके साथ, या उनका मुखबिरी नेटवर्क ख़त्म हुआ तो उसके साथ इनको नौकरी से निकालना शुरू हो गया। पर मुश्किल ये है कि ऐसे जो लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं, अब ये वापस अपने इलाके में नहीं जा सकते, अपने गाँवों में नहीं जा सकते जहाँ के ये रहने वाले हैं। नक्सलियों का बड़ा नेटवर्क कमज़ोर हुआ, नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन परेशानी ऐसे लोगों को भी है जो उनका साथ छोड़कर आत्मसमर्पण करने के बाद अपने गाँव से कई सौ किलोमीटर दूर शहरी इलाकों में आकर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास ना रोज़गार है या दूसरी कोई इंतज़ाम है, और पुनर्वास नीति में भी वो लोग शामिल नहीं होते। तो उनके लिए एक तरह से दोनों तरफ फंसने जैसी स्थिति है। जी नरेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये पिछली सरकार की नीति थी? तो क्या ये जो सरकार है, अब कांग्रेस की सरकार, उनकी नीतियों से खुश नहीं है, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, अहम ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि सरकार की मंशा के साथ साथ जो अधिकारी थे उस वक्त, जो माओवादी इलाकों में एक जाना पहचाना नाम है SRP कल्लूरी, वो यहाँ पर IG हुआ करते थे, और उन्होंने एक मल्टी प्रॉन स्ट्रेटजी के नाम से माओवाद खात्मे के लिए एक फार्मूला इस इलाके में तैयार किया और उसको बहुत ही आक्रामक तौर तरीके से उसको प्रचारित किया। और इसकी वजह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के आरोप भी लगे, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। फर्जी मुठभेड़, फर्जी आत्मसमर्पण के मसले भी उछलते रहे समय समय पे। उस दौरान इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे तो लाखों के आत्मसमर्पण करने वाले लोगों की फहरिस्त मीडिया के सामने रखी गई, लेकिन वास्तव में वो लिस्ट अंतिम रूप में नहीं पहुंच सकी। तो उस वक्त तो तवज्जो मिला, लेकिन वर्तमान सरकार ने अभी रुख स्पष्ट नहीं किया है। तो अधिकारी बदलने के बाद ऐसा लगता है कि इन लोगों को नौकरी और दूसरी तरह की समस्याएं हो रही हैं। जी बिल्कुल नरेश, अब क्या स्थिति है? अब तो ये जो मामला है वो अब माओवादियों के लिए तो घर के रहे न घाट की स्थिति वाली हो गई है। नीतियां आई, नीतियां बदल गई, अधिकारी आए, अधिकारी बदल गए। अब इनके लिए क्या कुछ आगे हो सकता है? ये क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, ये एक बड़ी समस्या है दीपिका, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अधिकारियों के बदलने के साथ उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और इसकी वजह से ये जो बीच के फंसे लोग हैं उनके लिए अपने अस्तित्व का संकट खड़ा होता है। और ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब इनके लिए क्या विकल्प है। तो हाल यही चल रहा है कि इनको किस तरह से कोई वैकल्पिक तौर पे रोज़गार मिले। कुछ स्थानीय संगठन या दीगर जो वो लोग खुद से अपने से जो काम जानते हैं, ठेकेदारों के यहाँ या छोटी मोटी जगहों पर काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन ये एक गंभीर सवाल है, जब आप एक नक्सलवाद जैसे मसले से मुकाबला कर रहे हों और बार बार इस तरह की चीज़ें सामने आती हों, हज़ारों लोग उससे प्रभावित होते हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर के सरकार को भी एक सोच समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि यदि इस तरीके से लोग दोराहे पर खड़े होते हैं या उनका जनजीवन
परेशान होता है तो इसकी जिम्मेदारी तो कुल मिलाकर सरकार की है। तो मौजूदा सरकार को निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरह से जो लोग हैं उनके लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम किए जा सकते हैं। सरकार ने उस वक्त ज़रूर ये वादा किया था कि कौशल विकास के ज़रिए इन लोगों को रोज़गार के लिए काबिल बनाया जाएगा और रोज़गार मुहैया कराएगा। हालांकि अधिकारियों की प्राथमिकताएं बदलने के बाद ये प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई। ये भी व्यवस्था की गई थी कि जो उस कैडर में नहीं आते तो वैकल्पिक तौर पे जो मकान या जो दूसरी जो सरकार की स्कीम है उनके ज़रिए उन जगहों पर इन लोगों को ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वो उन मकानों में रह सकें यदि वो गांव नहीं जा सकते। प्रक्रिया भी शुरू हुई थी लेकिन ऐसा एक भी मकान बना नहीं, जबकि सरेंडर की तादाद हज़ारों में है। जी नरेश, सरेंडर की तादाद हजारों में है। सरकार ने नीति बनाई और बदल दी, अधिकारी आए और बदल गए। फिलहाल आप लोगों ने आपने जिन लोगों ने सरेंडर किया, माओवादियों ने, उनसे बातचीत की तो अभी वो क्या चाह रहे हैं? देखिए, उनकी तो प्राथमिकता है कि किसी भी तरह से उन्हें कोई रोज़गार मिल जाए और एक ठिकाना मिल जाए, रहने के लिए एक व्यवस्था मिल जाए, क्योंकि जो एक तरह से वो जिस वजह से उन्होंने माओवादियों का साथ छोड़ा, उस इलाके में उनके खिलाफ वो खड़े हुए, वो अब चाह के भी उन गांव या उन जगहों पर तो वापस जा नहीं सकते। तो अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वो किसी तरह से बाहर या दूसरा वैकल्पिक जरिया विकसित करें, और उनकी प्राथमिकता केवल यही है कि उनको कोई आवाज़ दे दिया जाए और कोई छोटी मोटी नौकरी का जरिया जिससे कि वो अपना काम चला सकें। सरकार ने हुनर देने का वायदा किया था कौशल विकास के जरिए, उस दिशा में भी कोई गंभीर पहल नहीं हुई, और ये ज़रूरी है कि ऐसी इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। और आवास को लेकर भी एक योजना थी, लेकिन उस पर भी एक भी मकान अब तक बना नहीं है। तो निश्चित तौर पे फगनी एक उदाहरण मात्र है। बस्तर में जगदलपुर में फगनी रहती है, और नरेश, जिसको हमने दिखाया अपने वीडियो में, ये जगदलपुर शहर में ये लोग रहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि दंतेवाड़ा में भी ऐसी सरेंडर है, सुकमा में भी एक बड़ी तादाद में सरेंडर है, नारायणपुर में भी एक ऐसा बहुत बड़े लोगों का सरेंडर है। तो ये इलाके अति नक्सल संवेदनशील, अति नक्सल प्रभावित इलाके हैं। यहाँ थानों के आसपास ऐसे बड़े लोगों का समूह रहता है, अपने आप को बचाने के लिए लोग थाने के आसपास रहते हैं। तो इनके लिए भी एक सोचना चाहिए, ऐसा लगता है कि इन लोगों को कुछ तो राहत मिले यदि वो पुलिस का या सरकार का साथ देने के लिए इन इलाकों में विस्थापित हुए हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा नरेश कि इनको कुछ तो ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए, ताकि वो सरकार और पुलिस को साथ दे सके। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया नरेश।